Okay, hello learners, welcome back and welcome back to this very brand new lesson. And in this particular lesson, हम बात करेंगे फाइव sources of ethical standards. बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी. लास्ट लेसन में डिस्कस किया था डिटर्मिनेंट्स. डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं एक पर्टिकुलर हम जब बात करते हैं एथिकल एक्शन का, है ना? ऑलराइट, सबसे पहले बात करेंगे यूटिलिटेरियन अप्रोच की. क्या बोला मैंने? यूटिलिटेरियन अप्रोच. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट अप्रोच. हाउएवर, हमने बात करी थी इसके पहले जब हम बात कर रहे थे यूटिलिटेरियनिज्म एंड कॉन्सिक्वेंशियलिज्म, टीलियोलॉजिकल, डिओंटोलॉजिकल, सब्जेक्टिविज्म, इंट्यूशनिज्म. हमने ये सब देखा है. हाँ जी सर, है ना? इसके पहले वाले लेक्चर में जाकर के आप देखना. बात करते हैं यूटिलिटेरियन अप्रोच की. हम बात करें यहाँ पर अब स्टैंडर्ड्स के जो सोर्सेज हैं एथिकल. ठीक है, तो कुछ एथिस्ट जो होते हैं वो एम्फोसाइज करते हैं एथिकल एक्शन को लेकर के, जो कि हम पहले देख चुके हैं. देख चुके हैं. इनके लिए एक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना? दैट प्रोवाइड्स द मोस्ट गुड्स और डज द लीस्ट हार्म, यानी कि अच्छे ज्यादा से ज्यादा अच्छा करो, है ना? हमने बात करी थी यूटिलिटेरियनिज्म में मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच की, है ना? जो हमने कहाँ से उठाई है, वो कहाँ से बोरो करी, इकोनॉमिक्स से. बस इसके अंदर यही था. हमने पहले दिखाया हुआ आपको, इसको पूरा पूरा का पूरा समझाया हुआ है मैंने. बात करते हैं द राइट अप्रोच की. व्हाट द राइट्स अप्रोच? कुछ फिलोसोफर्स एंड एथिसिस्ट बोलते हैं कि जो एथिकल एक्शन होते हैं इज द वन दैट बेस्ट प्रोटेक्ट्स एंड रिस्पेक्ट द मोरल राइट्स ऑफ द अफेक्टेड. यानी जो जो इफेक्ट अफेक्ट हुए हैं उनके मोरल राइट्स को हमको यहाँ पर रिस्पेक्ट करना है, प्रोटेक्ट करना है. ये बोलते हैं. अब इस अप्रोच, ये अप्रोच स्टार्ट होती है फ्रॉम द बिलीव दैट ह्यूमंस हैव dignity based on their human nature per se or their ability to choose freely what they do with their lives. ठीक है, इस पे डिपेंड करेगा वो. ऑन द बेसिस ऑफ सच डिग्निटी दे हैव राइट टू बी ट्रीटेड एज एंड्स एंड नॉट मेयरली एज एन मींस टू द अदर एंड्स. इस्तेमाल करके छोड़ दो नहीं उनको, बल्कि इस्तेमाल कर, अगर आप बात करते हैं इन द जस्ट नॉट मेयरली एज मींस बट एक्चुअली एज एन एंड. अल्टीमेटली अच्छा किसके लिए कर रहे हो? अल्टीमेटली अच्छा इंसानों के लिए, लोगों के लिए, उनकी डिग्निटी के लिए कर रहे हो. तो ये बात हम जब बात करते हैं वो राइट्स अप्रोच के अंदर आती है. इतना इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट हम बात करते हैं द फेयरनेस, और जिसके हम बात करते हैं जस्टिस अप्रोच, इज माय फेवरेट. हम बात करते हैं एरिस्टोटल के जो अदर गीक ग्रीक, नॉट गीक, ऑलराइट. सो गीक क्या होता है बताइएगा? तो अदर ग्रीक जो philosophers हैं, they have contributed the idea that all equals should be treated equally एंड और अनइक्वल्स ट्रीटेड अनइक्वली, जो कि अभी बेसिक आइडिया भी होता है बिहाइंड आपका रिजर्वेशन एक्ट. सो टुडे वी यूज दिस आइडिया टू से दैट एथिकल एक्शंस ट्रीट ऑल ह्यूमन बीइंग्स इक्वली और इफ अनइक्वली दे आर फेयरली बेस्ड ऑन द सेम स्टैंडर्ड दैट इज डिफरेंस पॉइंट. ठीक है, अभी कहते हैं कि वी पे पीपल मोर बेस्ड ऑन देयर हार्डर वर्क और द ग्रेटर अमाउंट दैट दे कंट्रीब्यूट टू एन ऑर्गेनाइजेशन, देन इट इज फेयर. यानी कि जो जितना काम करेगा उसको उतना मिल जाएगा. सीधी बात है ना? ये उस वाली पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से बिलीव रखते हैं, उस पर्सपेक्टिव से बिलीव रखते हैं. ग्रीक में होता था. एरिस्टोटल भी कहता था ये चीज लेकर के, जब मैंने एक्सप्लेन किया ये एरिस्टोटल वाले लेक्चर में. बट देयर इज अ डिबेट ओवर द सीईओ सैलरी दैट आर हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स लार्जर देन द पे ऑफ अदर एम्प्लॉइज, जो कि ज्यादा काम करते हैं एक्चुअली. ठीक है, तो क्या वो जस्टिस है? क्या वो जस्ट है? ठीक है, तो वो सब चीजें हैं, है ना? इसके कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रास्ट आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं. देयर इज नो नीड टू आर्ग्यू दैट राइट नाउ. बट हम बता रहे हैं इस तरीके के अप्रोचेस हैं. नेक्स्ट है द कॉमन गुड अप्रोच. ग्रीक फिलोसोफर ये भी कहते हैं कि दैट कंट्रीब्यूटेड टू द नोशन कि which life in community is a good in itself and our action should be contributed to that. यानी कम्युनिटी लाइफ डेफिनेटली ऐसा होना चाहिए कि आपके एक्शन से वो हैम्पर ना हो, बल्कि उसमें हम गुड ही प्रोवाइड करें. ठीक है, तो दिस अप्रोच सजेस्ट दैट कि जो इंटरलॉकिंग रिलेशनशिप है किसके बीच में, सोसाइटी आर द बेसिस ऑफ एथिकल रीजनिंग एंड दैट रिस्पेक्ट एंड कंपेशन कंपेशन फॉर ऑल अदर्स, जो कि आपकी सोसाइटी के अंदर मतलब रह रहे हैं आपके साथ में, स्पेशली जो वुल्नरेबल हैं, उनको जरूरत है चीजों की, ऑफ सच रीजनिंग. ठीक है, उसके आधार पर आपको यहाँ पे काम करना है. उसके आधार पे आपको आपको बताना है कि कौन से मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं जो कि हम यहाँ पे सेट कर सकते. सो दिस अप्रोच ऑल्सो कॉल्स अटेंशन टू द कॉमन कंडीशन विच आर इम्पोर्टेंट टू द वेलफेयर ऑफ एवरीवन, जो कि आपके समाज में रहते हैं, कम्युनिटी में रहते हैं. दैट्स इट, कॉमन गुड ना सिंपल चीज है. ठीक है, जैसे आपके सिस्टम ऑफ लॉज है, पुलिस है, फायर डिपार्टमेंट है, ये सब चीजें. ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्च्यू एथिक्स की, वर्च्यू अप्रोच की. किसकी? वर्च्यू अप्रोच. वर्च्यू एथिक्स क्या होते हैं वो तो हम दिखा चुके हैं आपको, बता चुके हैं द लास्ट प्रीवियस चैप्टर्स. ओके, वर्च्यू एथिक्स, वर्च्यू अप्रोच में क्या है? अ वेरी एंशिएंट अप्रोच ऑफ एथिक्स दैट इज एथिकल actions or to be consistent with a certain ideal virtues that provide for the full development of our humanity. हालांकि उससे रिलेटेड है ये. सो इसमें क्या कहते हैं कि भाई ऐसी हैबिट जो आपको इनेबल करे टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द हाईएस्ट पोटेंशियल ऑफ आर कैरेक्टर एंड ऑन आर बिहाफ ऑफ वैल्यू, जैसे ट्रूथ है,
भाई हम ट्रूथ है, हम ट्रूथ बोलते हैं, हम मानते भी ऑनेस्टली इज इम्पोर्टेंट, ब्यूटी इज इम्पोर्टेंट। सो ऑनेस्टी, करेज, कंपैशन, जेनरसिटी, टॉलरेंस, लव, फाइडेलिटी, इंटीग्रिटी, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वर्च्यूज। वर्च्यू का मतलब क्या होता है? वर्च्यू मतलब कुछ नहीं, गुण होता है, गुण क्या होता है? गुण, सिंपल चीज। तो वर्च्यू एथिक्स जो होती है वो बता चुका हूं पहले। What kind of person will I become if I do this? So this is the question a virtue ethical person asks. ठीक है, और is this action consistent with my acting at my best? तो ये भी चीजें हैं। ठीक है, तो अगर हम इन सब अप्रोच को एक साथ ला करके पुट कर दें, तो ईच ऑफ दिस अप्रोच helps us to determine what standard of behavior can be considered ethical। सिंपल चीज है। अगर आप देखिए खुद ही समझे ना, वर्च्यू अप्रोच पढ़ी, कॉमन गुड अप्रोच पढ़ी, हमने पढ़ी फेयरनेस और जस्टिस अप्रोच, उसके पहले हमने राइट्स अप्रोच पढ़ी, है ना, उसके पहले हमने यूटिलिटेरियन अप्रोच पढ़ी। हालांकि इसके अलावा भी और बहुत अप्रोच हो सकती है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ ना, देयर इज वो तो अलग ही चीज होगी, फिर तो पढ़ते ही जाओ, है ना, एग्जाम के परस्पेक्टिव से बता रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम्स है जैसे फिर भी आती है हमारे, वो कौन कौन सी प्रॉब्लम है? जैसे पहली प्रॉब्लम आती है that बहुत सारे एग्री नहीं होंगे ऑन द कंटेंट ऑफ द स्पेसिफिक अप्रोच। जैसे कोई जस्टिस अप्रोच से नहीं होंगे, कोई वर्च्यू अप्रोच से नहीं होंगे, तो इस तरीके से। नेक्स्ट आता है आपको कि जो डिफरेंस, ये डिफरेंट अप्रोचेस है, सारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं करती। फॉर एग्जांपल व्हाट इज एथिकल इन द सेम वे, है ना, क्योंकि देखिए वर्च्यू एथिक्स वाला क्या बोलेगा? गुण होने चाहिए अच्छे अच्छे। जस्टिस अप्रोच कहेगा नहीं, अनइक्वल जो है ना, जो अनइक्वल है उनको अगर इक्वल मिलता है तब ये एथिकल है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें, जैसे फेयरनेस, जस्टिस हमने बात करी इसकी, राइट्स अप्रोच की, राइट प्रोटेक्ट नहीं हो रहे हैं, है ना, कोई कहेंगे राइट की जरूरत नहीं है, हमको तो इक्वल क्या चाहिए? अपॉर्चुनिटीज चाहिए, राइट्स चाहे बाढ़ में, तो उसके लिए वो डिफरेंट एथिकल हो गया। तो ये सब चीजें। नेक्स्ट है मेकिंग डिसीजन। तो मेकिंग अ गुड एथिकल डिसीजन, ये आपके काम आएगा आगे। रिक्वायर्स अ ट्रेंड सेंसिटिविटी टू द इथिकल इश्यू एंड अ प्रैक्टिस मेथड। वो कौन सा एक्चुअल मेथड है जो हमको हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड द होल डायमेंशन ऑफ द एथिकल डिसीजन मेकिंग, है ना, कौन कौन से कंसिडरेशन को वेटेज देना है, कितना वेटेज देना है, कौन सा कोर्स ऑफ करेक्शन हमको एक्सेप्ट करना है, कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन हमको लेना है, क्या चॉइस हमारी रहेगी, पूछते हो प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस करता रेगुलरली और मेथड्स को जो हमारे फैमिली है, we work through it and automatically without considering specific steps हम नोबल एक्शन, एथिकल एक्शन यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये हम बात करते हैं। ठीक है, अच्छा आपको एग्जांपल लेकर के बताता हूँ, बहुत मजा आएगा देखो समझने में। हम एक केस स्टडी की तरफ देखते हैं। मतलब एज अ केस स्टडी नहीं, आपको सोल्व करने के लिए नहीं दे रहा हूँ, एक्सप्लेन करने के लिए दे रहा हूँ कि जो आपके एथिकल बिहेवियर के डिटर्मिनेंट्स हैं एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अल्टीमेटली आपको एक ऑर्गेनाइजेशन में ही रह करके काम करना है, संस्था के अनुरूप ही काम करोगे, उसके अंडर रह करके उसमें किस तरीके से ये इफेक्ट करते हैं। सो देयर आर 5 मेन इन्फ्लुएंसेस एक्चुअली, क्या बोला मैंने? 5 मेन इन्फ्लुएंसेस है जो डिटरमाइन करता है वेदर बिहेवियर आर एथिकल और अनएथिकल। सॉरी फॉर दैट, इसको काट दो, वेदर। ठीक है, हम बात करते हैं। तो पहला आता है आपका 5 मेन इन्फ्लुएंस जो डिफाइन डिफाइन करता है आपका कौन सा एक्शन एथिकल और अनएथिकल। पहला आता है पर्सनल एथिक्स। क्या बोला मैंने? पर्सनल एथिक्स। अगर हमारे पर्सनल एथिकल कोड जो है exerts a profound influence on the way we behave as a business people, तो इम्पैक्ट करेगा। अब वो नेगेटिवली करता है, वो डिपेंड करता है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? टू स्टैब्लिशिंग ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स फॉर सोसाइटी, टू एम्फेसाइज स्ट्रॉन्ग पर्सनल एथिक्स होने चाहिए आपके लिए, अगर एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस एथिक्स बनाना है फॉर अ सोसाइटी। एक्सपाइट्रिएट मैनेजर्स में एक्सपीरियंस मोर देन यूजुअल डिग्री ऑफ प्रेशर टू वायलेट देयर पर्सनल। जैसे कि क्या होता है, देखिए बताऊंगा मैं आपको भी, अभी आगे आएगा ये, कि क्या होता है मैनेजर्स जो होता है वो ना बहुत बार ना पर्सनल एथिक्स को वायलेट कर देते हैं इन अचीविंग द पर्सनल द सोसाइटी, और सॉरी जो आपका ऑर्गेनाइजेशन का गोल है या बिजनेस गोल्स है, कुछ भी हो सकता है वो। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, हम क्या बात कर रहे हैं? कि हम बात कर रहे हैं डिटर्मिनेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरीके से प्ले करते हैं। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, सेवरल स्टडीज ने बताया है ऑफ अनएथिकल बिहेवियर इन बिजनेस हैव कंक्लूडेड दैट द जो बिजनेस पीपल होते हैं समटाइम्स डू नॉट रियलाइज दे आर बिहेविंग अनएथिकली प्राइमरली बिकॉज दे सिंपली फेल टू आस्क इज दिस डिसीजन और एक्शन एथिकल और नॉट। समझ रहे हो आप? बड़े बड़े बिजनेसमैन है आज, आज के टाइम पे देख रहे हो आप, बहुत सारी अनएथिकल एक्टिविटीज करते हैं और वो इग्नोरेटली करते हैं, डिलिबरेटली करते हैं, वो चीज अलग है, फिर तो इविल हो गया वो। अनएथिकल तो रूड कोस्ट से हो गया बिल्कुल, है ना, उनका पर्सनल कोड ही नहीं, पर्सनल एथिक्स नहीं है, वो चीज अलग है। बट अगर हर डिसीजन के बाद ये क्वेश्चन पूछने लगे इज दिस डिसीजन एक्शन और एथिकल और नॉट, सो फिर तो वही चीज ना, तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में किस तरीके से ये सब चीजें रहता है वो बता रहा हूँ आपको। Applying straightforward business calculus to a decision without considering important ethical views result in unethical activities। सिंपल सीधी बात बोल रहे हैं तो। नेक्स्ट है क्लाइमेट। द क्लाइमेट इन सम बिजनेसेस, अगर हम बात करें, डज नॉट इनकरेज पीपल टू थिंक थ्रू द एथिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फिजिकल, यानी कि कहीं तो कल्चर ही ऐसा रहता है
है ना? तो इसलिए बिजनेस एथिक्स और इन सब पे डी एम्फेसाइज हो जाता है, ऐसे बहुत से ऑर्गेनाइजेशन कल्चर होता है, ठीक है, जहाँ पर उनके डिसीजन बेस्ड होता है ओनली और प्योरली इकोनॉमिक बेसिस पे। नेक्स्ट आता है अनरियलिस्टिक परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन। क्या बोला मैंने? अनरियलिस्टिक परफॉर्मेंस। जैसे कि इसको छोड़ो, मैं समझाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ी कंपनी है, रिलायंस या फिर दूसरी कोई भी कंपनी मान लो, उन्हें अपने एम्प्लॉयज को, अपने मैनेजर्स को ना टारगेट दिए। अब उसके अंदर ऐसे बहुत से टारगेट है, बहुत ही मतलब बहुत खतरनाक टारगेट है, बहुत बड़े टारगेट है, बहुत ही यू नो अनरियलिस्टिक साउंड होता है। तो जब वो कंपनी उसको गोल देती है तो उसका बेसिकली मेन एम भी होता है अचीव करो उसको। तो ऐसे टाइम पे मैनेजर्स होते हैं, सुपरवाइजर या एम्प्लॉय जो होते हैं, वो पर्सनल एथिक्स को, पर्सनल कोड को, पर्सनल मॉरल्स को एक साइड कर देते हैं और आपके इन चीजों को अचीव करने में। तो एक ये भी एक बहुत बड़ा। लेकिन लीडर्स जो होते हैं, लीडर्स हेल्प करते हैं टू एस्टेब्लिश द कल्चर एंड वैल्यूज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि दूसरे आने वाले एम्प्लॉयज हैं या फिर लीडर्स हैं, उनके लिए एग्जाम्पल सेट करता है। ठीक है, तो ये था आपका ओवरऑल आज का टॉपिक एथिक, जो हमने बात करी डिटर्मिनेंट्स की। डिटर्मिनेंट्स के बाद हमने बात करी आज कि किस तरीके से हमको कौन कौन सी अप्रोचेस है ना, जस्टिस, फेयरनेस, राइट्स अप्रोच, यूटिलिटेरियन अप्रोच, वर्चू, हमने बात करी। इन द नेक्स्ट सेशन बहुत इंटरेस्टिंग एक कॉन्सेप्ट आएगा, एक्ट्स ऑफ डबल डिफेक्ट। बहुत मजा आएगा उसको समझने में। तो वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तब तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड लाइक तो कर दो यार, लाइक करो इसको और स्प्रेड करो जितना हो सके। ठीक है, मुकम्मल मिशन विच इज यूपीएससी सीएससी 2025, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन करो, एंजॉय करो। ठीक है, आगे बढ़े। तो मिलते हैं अगले सेशन में।